नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा महाकाल धामको दर्शन। पीपीएस विषय आगामी 2 अप्रेलमा कार्यशाला राखिएको गुजाउमा कार्यकारी अध्यक्ष लोपसाङ लामाको जानकारी। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारतीय गुट विघटन अध्यक्ष भारती तामाङले राजनैतिक जीवनबाट सन्यास लिएको गरिन् घोषणा। अनि दार्जिलिङ पहाड जिटिएको विरोधमा रहेको गुरुङको केन्द्रीय महासचिव एनबी छेत्रीको भनाई। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी हाल दार्जिलिङको भ्रमणमा रहेकी छन्। उनी आज महाकाल धामको दर्शन गर्न पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बीजेपी माथि कटाक्ष गरेकी छन्। এমনকি গতকাল যে লোকটি অ্যারেস্ট হয়েছে তাকে আমরাই অ্যারেস্ট করেছি, ভাদু শেখের যে খুনি, আমি ইনফরমেশন যেটা পেয়েছি। সুতরাং আমরা ফুললি হেল্প করছি, কিন্তু বিজেপির নেতারা যারা এসেছিলেন এখানে দেখতে এবং গিয়ে রিপোর্ট করেছেন তার পার্টি প্রেসিডেন্টকে, সে বিজেপির পকেটেড নিউজ কি করবেন না করবেন সেটা তাদের ব্যাপার, আমার তাতে কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা অবজারভেশন আমার অবশ্যই আছে, ইনভেস্টিগেশন যখন চলছে এই সমস্ত রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশনকে ইন্টারফেয়ার করবে এবং এই সব রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশনকে উইক করবে এবং এই সব রিপোর্ট টোটাল পলিটিক্যাল পারপাসে ইনভেস্টিগেশনকে মিসইউজ করবে। সুতরাং আই কন্ডেম দিস টাইপ অফ অ্যাটিটিউড। গভর্নমেন্ট মাস্ট সি that when there is any incident happens in anywhere in the world, when investigation is on, there should not be any interference from the party side or from the any side. Investigation must be free and fair. And party interference means at this moment, it is absolutely misuse of power, abuse of power, and this misuse of power will mislead the investigation, distort the investigation, and people will lose the confidence about the investigation. I'll request them to behave properly, not to behave like this. I condemn the attitude of the BJP and the central government. राज्य र केन्द्र सरकारले गोर्खाको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने वचन दिएको हुनाले राजनैतिक जानकार र बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर गोजमुमोद्वारा आगामी 2 अप्रेलको दिन पीपीएस विषय कार्यशाला राखिएको गोजमुमो कार्यकारी अध्यक्ष लोपसाङ लामाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। उक्त कार्यशालापछि 3 अप्रेलको दिन पीपीएस को खेसरा मुख्यमन्त्री समक्ष दिने बताउँदै त्यही खेसरा केन्द्र सरकारलाई पनि पठाउने उनले थप बताएका छन्। 2 तारिखको दिन हामीले सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई, हाम्रा पहाडमा भएका जम्मै पार्टीहरूलाई, राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई अनि रिजनल पार्टीहरूलाई, हाम्रो बुद्धिजीवीहरूलाई, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, समाजसेवी, शिक्षाविद, कानुनविद, संविधानविद यी सबैलाई निम्तो गरेका छौँ। कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, तराई, डुवर्स सम्पूर्ण ठाउँबाट बुद्धिजीवीहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ। कालिम्पोङको मेफेयरमा 10 बजीदेखि लिएर 4 बजीसम्मको हाम्रो एउटा सेमिनार हुँदैछ, जुन सेमिनारमा चाहिँ हामीले हाम्रा समाजका अग्रजहरूलाई अथवा शिक्षितहरूलाई, हाम्रा गोर्खाहरूको शीर्षस्थ अगाडि बढेर बसेका पढेका विद्वानहरूलाई निम्ताएका छौँ। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, महेन्द्र पी लामा, डाक्टर किशोर भारती, मिस्टर पी अर्जुन, त्यसरी नै एडभोकेट आनन्द भण्डारी र युवराज काफ्लेलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ। र यसरी हाम्रो 6 जना वक्ताहरू हुनेछ र हामी यही पत्रकार सम्मेलनबाट नै सम्पूर्ण हाम्रा पहाडका बुद्धिजीवीदेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्तादेखि लिएर हाम्रा बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी, सङ्गीत प्रेमी अनि समाजसेवक सबैलाई निम्तो पनि दिन चाहन्छौँ। हाम्रो यो थाप्लोमा एउटा जिम्मेवारी आएको छ र हामी चाहन्छौँ यहाँबाट एउटा सल्युसन निकालेर हामी एउटा विशेष गरिकन एउटा सल्युसन तयारी पारिकन एउटा ड्राफ्टिङ रेडी गरिकन हामी राज्य सरकारलाई पनि दिनेछौँ। हामी उहाँलाई पनि बुझाउँछौँ, हामी केन्द्र सरकारलाई पनि बुझाउँछौँ।
अखिल भारतीय गोर्खालीग भारती गुट विघटन गरिएको अध्यक्ष भारती तामाङले घोषणा गर्दै राजनैतिक जीवनबाट आफूले सन्यास लिएको घोषणा गरेकी छन्। मंगलबार आफ्नै वासस्थानमा केन्द्रीय समितिको बैठकमाझ अखिल भारतीय गोर्खालीग अध्यक्ष भारती तामाङद्वारा उक्त कुराको घोषणा गरेकी हुन्। जातीय मुद्दालाई फत्ते गर्न वैचारिक राजनीतिसँगै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्यौं, तर जब मुद्दा केन्द्रित कार्यक्रम अनि अघि आयो तब अर्को खेमाबाट रोक्ने प्रयास भयो। उनीहरू जातिको मुद्दा भन्दा अफिस र तालाको विभिन्न विवादास्पद बन्ने बयानमै सीमित रहे। अर्को खेमाले न त उनीहरू आफैले जातीय मुद्दामा काम गरे न त हामीलाई नै काम गर्न दिए। यसरी नै मैले जातीय मुद्दालाई अघि लाने क्रममा अर्को खेमाको पक्षबाट अनेकौं प्रताडनाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सामना गर्न परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा नै योग्यता, क्षमता र इमान्दारिता हुँदा पनि गोर्खालीग पार्टी दरिलो हुन सकेन। चुनावको समयको भोट व्यापारको केन्द्र मात्र नबनाएर कसरी भारत सरकारलाई अलग राज्य निर्माणको निम्ति दबाब दिन सक्छ भन्ने चुनौतीहरू छोडेर जान चाहन्छु। यसको साथसाथै म आज मेरो अध्यक्षतामा रहेको गोर्खालीग पार्टीको विघटन भएको घोषणा गर्दछु। साथसाथै मसँग रहेर काम गर्ने युवा भाइहरूलाई भविष्यको राजनीतिक यात्राको निम्ति शुभेच्छा दिन चाहन्छु। साथ दिनुहुने तपाईहरू सबै शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसैबीच हालै पार्टीबाट राजीनामा दिएका एसपी शर्मा र विक्रमादी राई पनि उपस्थित रहेका थिए। प्रताप खेमामा कति मुद्दालाई अगाडि बढाउने इच्छा शक्ति छ, त्यो सबै चिजलाई साबित गर्नको निम्ति एउटा चुनौती नै छोडेर हामी जाँदैछौँ। अनि हाम्रो उपलब्धि भनेको पार्टीको लागि पार्टीलाई एक बनाएर जाँदैछौँ। हामीले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थियौँ कि बिलेर मिल्छ कि त बिलेर एक हुन्छ कि मिलेर एक हुन्छ। हामी बिलेर एक बनाएर जाँदैछौँ र पुरापुरी पार्टीको जिम्मेवारी अब उहाँहरूको काँधमा हामी छोडेर जाँदैछौँ। धन्यवाद। हामी सदैव गुरुआमाप्रति आभारी रहनेछौँ। अनि जातिगत मुद्दामा तपाईँ र हामी फेरि एक ठाउँ एक मञ्चमा आउनेछौँ। अन्यान्य प्लेटफर्म हुन सक्नेछ, तर हामी फेरि एक मञ्चमा आउनेछौँ। अनि भर्खरै मात्र विक्रमजीले भनेअनुसार अब यो गोर्खालीग पार्टीको उत्तरदायित्व अहिले जुन वर्तमान खेमाले उहाँले चलाइरहनु भएको छ, अब उहाँलाई नै पूर्ण रूपले यसको पदभार सुम्पेर हामी जातिको मुद्दामा अघि बढ्नेछौँ। आफूलाई विभिन्न प्रकारले प्रताडित गरिरहेको बताउँदै भारती तामाङले अबौसो आफ्नो गुट विघटन गरिएको घोषणा गरेकी हुन्। संसदमा प्रश्नकालमा सांसद राजु विष्टले चिया उद्योग अनि बगान श्रमिकहरूको कल्याण सम्बन्धी मूल मुद्दाहरूबारे वाणिज्य मन्त्रालय समक्ष कुरा राखेका छन्। मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूं पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सैंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इशू नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में हैं। मेन तो 2019 में सर मोदी जी के नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। यसैबीच उनको प्रश्नको उत्तर दिँदै राज्य मन्त्री अनुप्रिया पटेलले केन्द्र सरकारले वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक व्यवस्था अनि औद्योगिक सम्बन्धीसित 4वटा कोडहरू मार्फत ऐतिहासिक श्रम कानुनहरू बनाएको र उक्त कानुनको राज्यले लागू गराउन ढिलाइ गरिरहेको बताएकी छन्। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि टी बोर्ड की TDPS स्कीम है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को हमने 2020-21 से 21-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें
967.78 करोड़ इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 करोड़ था वो सब्सिडीज़ के, पेंडिंग सब्सिडीज़ के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी है या जो स्कीम गाइडलाइंस है, उसमें ये तय किया गया है कि जहाँ भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहाँ हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है या जहाँ हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो जहाँ एक इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहाँ हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहाँ भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है, इसमें सारी हम पेंडिंग लाइबिलिटीज़ को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं, वो सारे केसेस में जो हमारे पेंडिंग ड्यूज थे, हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है, वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे 2 लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहाँ की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को, वो जल्द से जल्द ले। जीटीए र स्थायी राजनैतिक समाधान र अन्य वर्तमान राजनैतिक विषय गोरामुमो केन्द्रीय समिति सचिव एनबी छेत्रीले कुरा राख्दै दार्जिलिङ पहाड जीटीए अनि जीटीए चुनावको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। र आज निर्लज्जतापूर्वक दार्जिलिङको राजनैतिक पार्टीहरूले दार्जिलिङको जनताले रिजेक्ट गरेको जीटीएलाई त्यसको चुनाव माग्नु अनि दिदीले दार्जिलिङको जम्मै पोलिटिकल पार्टीले एक मतले त्यो चुनाव माग्यो भनेर भन्नु, यो दुर्भाग्य लाग्छ हामीलाई। यो पहाडको जनताको लागि दुर्भाग्य हो। पहाडवासीको शताब्दी पुरानो आशा आकांक्षाको लागि दुर्भाग्य हो। यो अवस्था जुन चाहिँ छ, यो अवस्था सरकारको अगाडि राखिदिने, खुलस्त राखिदिने, त्यो बोलिदिने आज त्यस्तो रेस्पोन्सिबल पोलिटिकल पार्टी अरु को छ? र हामी दिदीलाई पनि अपिल गर्छौं कि साँचो अर्थमा दार्जिलिङको पीर मर्का, दार्जिलिङको आकांक्षा, दार्जिलिङलाई न्याय गर्ने हो भनेदेखि दिदी तपाईले पनि राज्य सरकारको तर्फबाट दार्जिलिङलाई कस्तो किसिमको एउटा शासन व्यवस्था दियो भनेदेखि दार्जिलिङ माथि उठ्न सक्छ, यहाँको मानिसहरूको सपना पूरा हुन सक्छ, यहाँको मानिसहरूलाई न्याय हुन सक्छ। त्यो तपाईले छानबिन गरेर दिल्लीमा पठाइदिनुहोस्, दिल्लीको वार्तामा सामेल हुनुहोस्। पहाडको भाग्यमा चाहिँ गोली, डन्ठा र जेल नेल मात्रै हो। यति मात्रै पाउनु पर्ने दार्जिलिङको पहाडले? के हामीले भारतवर्षबाट छुट्टिने त्यस्तो कुनै माग गरेको छौं दार्जिलिङले? हामीले त हाम्रो थाक लागेको समस्या समाधान गर्नु सक्ने, संविधान भित्रको, संविधानद्वारा प्रदत्त त्यस्तो किसिमको शासन व्यवस्था नै मागेको हो। त्यसको लागि गोली नै खानुपर्ने, त्यसको लागि जेलै जानुपर्ने, त्यसको लागि खुनै दिनुपर्ने? के यही हो पहाडवासी गोर्खाको भाग्य? यही हो? हवस् दर्शक वृन्द, अहिलेको समाचार भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।